देश और दुनिया में आज कई बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। भारत में E20 पेट्रोल को लेकर पुराने वाहन मालिकों की बढ़ती चिंताओं ने नई बहस छेड़ दी है, जबकि अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित चंदा गबन मामले में शिकायतों का दायरा और बढ़ गया है। दूसरी ओर ईरान के दिग्गज सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधि मंडल और कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर प्रकाशित एक राजनीतिक विश्लेषण ने लोकतंत्र, सत्ता के केंद्रीकरण और विपक्ष की भूमिका को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं इन चारों बड़ी खबरों के बारे में। भारत में अप्रैल 2025 से देश भर में लागू किए गए E20 पेट्रोल कार्यक्रम को लेकर अब पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एक नए सर्वे में दावा यह किया गया है कि 2023 से पहले बने पेट्रोल वाहनों की बड़ी संख्या में मालिकों को ईंधन की खपत बढ़ने और वाहन के रखरखाव पर अधिक खर्च का सामना करना पड़ रहा है। ये सर्वे लोकल सर्किल्स द्वारा किया गया है, जिसमें देश के 305 जिलों से 44,000 से अधिक वाहन मालिकों ने हिस्सा लिया है। सर्वे के अनुसार 66% लोगों ने बताया कि वर्ष 2025 की शुरुआत के बाद उनके वाहन का माइलेज 10% से अधिक घट गया है। इनमें 23% लोगों ने 20% से अधिक माइलेज गिरने की बात कही है, जबकि 23% ने 15 से 20% और 20% ने 10 से 15% तक गिरावट दर्ज की है। इससे पहले मई 2026 के सर्वे में 45% लोगों ने माइलेज में 10% से अधिक कमी की शिकायत की थी। सर्वे में यह भी सामने आया कि 55% वाहन मालिकों ने अपने वाहनों में पहले की तुलना में अधिक घिसावट, बार-बार मरम्मत और रखरखाव की जरूरत महसूस की। इनमें 24% ने मरम्मत में भारी बढ़ोतरी, 21% ने मध्यम और 10% ने मामूली बढ़ोतरी की जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, जबकि पुराने अधिकांश वाहन E5 या E10 ईंधन को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल से कम होने के कारण पुराने इंजनों में अधिक ईंधन की खपत हो सकती है। इसके अलावा एथेनॉल नमी को आकर्षित करता है, जिससे पुराने वाहनों के फ्यूल सिस्टम में मौजूद धातु और रबर के पुर्जों पर असर पड़ सकता है और समय के साथ जंग, सील और पाइपों के खराब होने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने E20 कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर इंजन खराब होने या अन्य गंभीर दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और देश भर में E20 पेट्रोल की वजह से बड़े पैमाने पर इंजन फेल होने के मामले सामने नहीं आए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि E20 ईंधन निर्धारित मानकों के अनुरूप है और इससे जुड़े भ्रामक दावों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर लोकल सर्किल्स का कहना है कि उसका सर्वे सोशल मीडिया पर चल रहे अपुष्ट दावों पर नहीं बल्कि वाहन मालिकों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है, जिनमें माइलेज और रखरखाव जैसी व्यवहारिक समस्याओं को दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सरकार ने अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल के लिए न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नवंबर यानी RON 95% अनिवार्य कर दिया है और वाहन निर्माता पुराने मॉडलों के लिए रेट्रोफिट किट विकसित कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। सर्वे के आधार पर लोकल सर्किल्स ने सरकार से मांग की है कि 2023 से पहले बने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को E5 या E10 जैसे कम एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराया जाए, ताकि E20 के दीर्घकालिक प्रभावों का बेहतर आकलन होने तक उन्हें राहत मिल सके। साथ ही संगठन ने पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा की नियमित, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच कराने की भी सिफारिश की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि E20 के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन न बेचा जाए। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े कथित चंदा गबन मामले में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब अयोध्या के अधिवक्ता राकेश कुमार पांडे ने भी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। इस नई शिकायत के साथ ही कथित वित्तीय अनियमितताओं और दान राशि के गबन से जुड़े मामलों में अब तक दर्ज कराई गई शिकायतों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। अधिवक्ता राकेश कुमार पांडे ने 30 जून को स्टेशन हाउस ऑफिसर को संबोधित अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने और हिंदू समाज के अन्य कई लोगों ने श्री राम मंदिर के निर्माण
और सौंदर्यकरण के लिए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को 100 रुपए का दान दिया था, जबकि स्वयं सेवक सुभाष श्रीवास्तव की ओर से 500 रुपए की रसीदें जारी की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद फैसले के बाद 15 विश्वसनीय लोगों का ट्रस्ट गठित करने का निर्देश दिया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी, जिनमें महासचिव चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम शामिल हैं, उन्होंने भगवान राम को समर्पित कीमती आभूषणों और बहुमूल्य पत्थरों की ईंटों के दुरुपयोग और कथित गबन में भूमिका निभाई है। शिकायत में दावा यह किया गया है कि मंदिर ट्रस्ट की कुल संपत्ति लगभग 1000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से करीब 200 करोड़ रुपए का कथित रूप से गबन किया गया है। इसी आधार पर अधिवक्ता पांडे ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। राकेश कुमार पांडे का कहना है कि श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भरोसा करते हुए दान दिया था और उन्हें हिंदू आस्था का संरक्षक माना था। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो ट्रस्ट को स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक मासिक दान और उसके उपयोग को लेकर भी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि कोतवाली नगर पुलिस के एक अधिकारी ने दावा ये किया कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जबकि अधिवक्ता पांडे का कहना है कि उन्होंने शिकायत पुलिस को सौंप दी थी, लेकिन उन्हें उसकी प्राप्ति रसीद नहीं दी गई। इससे पहले 2 जुलाई को फैजाबाद बार एसोसिएशन में भी राम जन्मभूमि थाने में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए शिकायत की गई थी। जून महीने में पूर्व कार सेवक संतोष दुबे, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सहित कई अन्य लोगों ने भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराई थी। वहीं 25 जून को दर्ज हुई मूल एफआईआर ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जबकि 16 जून को करणी सेना ने भी इस मामले में शिकायत की थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह सैयद अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल सहित कई राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों ने तेहरान पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस समारोह में भारत सरकार की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र गारगरिटा ने हिस्सा लिया है। उनके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद तथा भारत के कई धार्मिक प्रतिनिधि भी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान पहुंचे हैं। तेहरान की नई दिल्ली स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस्लामी गणराज्य ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। महबूबा मुफ्ती ने भी तेहरान से एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि उनके लिए सम्मान की बात है कि उन्हें ऐसे नेता को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला जिन्हें उन्होंने उत्पीड़ित लोगों की आवाज उठाने वाला सम्मानित नेता बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अंतिम संस्कार में आमंत्रित होने वाली वे एकमात्र गैर शिया राजनीतिक नेता हैं। अंतिम संस्कार की शुरुआत तेहरान स्थित इमाम खामी ग्रैंड मुसल्ला में हुई, जहां दुनिया के करीब 100 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ईरानी अधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, क्योंकि अंतिम यात्रा ईरान के कई शहरों के साथ साथ पड़ोसी इराक से भी होकर गुजरेगी। 7 दिनों तक चलने वाले शोक समारोह के तहत शनिवार और रविवार को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में सार्वजनिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को अंतिम यात्रा कौम पहुंचेगी, जबकि बुधवार को इराक के नसफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आधिकारिक स्वागत के बाद नसफ और करबला में सार्वजनिक जुलूस निकाले जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 जुलाई को अली खामनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह परिसर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से मौजूदा सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई के अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने की भी जानकारी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि 86 वर्षीय अली खामनेई की मृत्यु 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में हो गई थी। प्रारंभिक योजना के अनुसार उनका अंतिम संस्कार चर्चा में होना था, मार्च में होना था, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 12 वर्ष पूरे होने के बीच वरिष्ठ पत्रकार पी रमन ने भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अपने विश्लेषण में उन्होंने दावा किया कि मौजूदा दौर में लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण पहले की तुलना में अधिक व्यापक और गहरा हुआ है तथा सत्ता का केंद्रीकरण लगातार बढ़ रहा है। लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विश्लेषण है। लेख में कहा यह गया है कि जून महीने में दो महत्वपूर्ण घटनाएं चर्चा का विषय रहीं। पहली वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ, जिसे केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है। दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल का उत्सव। लेखक का तर्क है कि आपातकाल समाप्त होने के बाद उसकी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था, जबकि वर्तमान शासन व्यवस्था में संस्थागत बदलाव अधिक गहरे स्तर पर दिखाई देते हैं। लेख के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक संगठनात्मक संस्कृति में भी बदलाव आया है। लेखक का दावा है कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के दौर में पार्टी के भीतर विचार विमर्श और आंतरिक लोकतंत्र अधिक सक्रिय था, जबकि अब निर्णय प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत हो गई है और कार्यकर्ताओं की भूमिका निर्देशों का पालन करने तक सीमित होती जा रही है। लेख में विपक्षी दलों के नेताओं के भाजपा में शामिल होने की प्रवृत्ति पर भी टिप्पणी की गई है। लेखक का कहना है कि जब तक भाजपा राजनीतिक रूप से मजबूत बनी रहेगी, तब तक अन्य दलों के नेता उसमें शामिल होते रहेंगे। हालांकि उनका दावा है कि यदि भविष्य में पार्टी की राजनीतिक स्थिति कमजोर होती है तो ये प्रवृत्ति बदल सकती है। कर्नाटक में हालिया क्रॉस वोटिंग का उल्लेख करते हुए लेखक ने इसे अनुशासन में संभावित ढील का संकेत बताया। पी रमन ने यह भी लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की संख्या में कमी आई है। उनके अनुसार सोशल मीडिया, सूचना नियंत्रण और राजनीतिक रणनीतियों के कारण जन असंतोष पहले की तुलना में कम दिखाई दे रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, निर्भया आंदोलन और अन्य जन आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि अब वैसी व्यापक जनभागीदारी कम देखने को मिलती है। लेख में पश्चिम बंगाल की राजनीति का भी उल्लेख किया गया है। लेखक का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी पार्टी को संभाले रखा है। साथ ही उन्होंने दावा ये किया कि भाजपा भविष्य में भी विभिन्न राज्यों में अपने राजनीतिक विस्तार की रणनीति जारी रख सकती है और विपक्षी दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। लेख में पंजाब समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आने वाले समय में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र हो सकती है। इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया, जांच एजेंसी और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर भी लेखक ने सवाल उठाए हैं तथा आरोप लगाया है कि इन संस्थानों के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष लगातार चिंताएं व्यक्त कर रहा है। अपने निष्कर्ष में पी रमन ने कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र की प्रकृति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि ये सभी निष्कर्ष लेखक के निजी विश्लेषण और राजनीतिक आकलन पर आधारित हैं। इन दावों पर केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस लेख के संदर्भ में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।